हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम डेली कोई ना कोई एक्ट जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको कर रहे हैं। और अगेन ये पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आज हम थर्ड हमारा ये सीरीज है, थर्ड वीडियो इस सीरीज का। एंड आज हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 24 महीने के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल पेमेंट बनेगा 43,200 ओनली फॉर 24 मंथ्स। एंड इसके अंदर आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं, सारे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। तो ये आपको टेलीग्राम के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। सो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है UNARTIC, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर। So the Charter Act of 1793. The Charter Act of 1793 is also known as East India Company Act of 1793. तो चार्टर एक्ट लिखा हो या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट लिखा हो तो दोनों सेम ही बात है। एंड इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच द कंपनी चार्टर वाज रिन्यूड। और इसके अंदर कंपनी का चार्टर जो था उसको रिन्यू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा या ब्रिटिश क्राउन द्वारा। तो चार्टर का मतलब क्या होता है हमें वो समझना जरूरी है ताकि हम चीजों को लिंक कर सकें और लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर भी कर सकें। तो चार्टर होता है रिटन ग्रांट बाय सॉवरन। सॉवरन का मतलब जिसके ऊपर कोई ना हो, जिसकी खुद की सारी प्रभुता हो। तो इसीलिए सॉवरन की जगह आप किंग या क्राउन या कोई भी कंट्री समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारी देश को भी हम कहते हैं जैसे सॉवरन है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें कोई डिसीजन लेने से पहले किसी को पूछना नहीं पड़ता। सो चार्टर इज अ रिटन ग्रांट बाय सॉवरन। यहाँ पे आप लगा सकते हो ब्रिटिश क्राउन क्योंकि अंग्रेजों की बात हो रही है। और a legislative power of the country by which a body such as a city, company or university is founded or its rights and privileges are defined। तो यानी कि एक ऐसी ग्रांट, एक ऐसा लेटर, एक ऐसा लॉ जिससे कि आपने एक कंपनी को बनाया है, किसी सिटी को बनाया है, किसी यूनिवर्सिटी को बनाया है और उसको स्पेशल तरह की राइट्स और प्रिविलेजेस दी हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया है प्रॉपरली। जो भी उस टाइम का सिस्टम होता था कंपनी को कैसे रखना है, क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी कि इसके अंदर शेयर्स वगैरह जैसे आजकल हम कंपनीज में करते हैं उस तरह से कंपनी बनाई गई थी। नंबर वन, इसके पास राइट्स भी थे, प्रिविलेजेस भी थे और इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही थी ब्रिटेन की। और हम पिछले दो एक्ट्स में देख चुके हैं कि कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको राइट्स और प्रिविलेजेस भी मिले थे। तो चार्टर आप बेसिकली कह सकते हो कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है कि आप एग्जिस्ट करते हो। The act continued the company's rule over the British territories of India। तो हमने देखा था पिछली बार कि ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया नाम कर दिया था। सो जो भी कंपनी के पोजेशन है उसको चेंज करके कर दिया था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। या फिर कंपनीज होल्डिंग पोजेशंस इन इंडिया फॉर ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन। इस तरह की वर्डिंग्स अब यूज करने लग गए थे ऑफिशियल लेटर्स के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ उस चीज का कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज है इंडिया पे, कंपनी उस पर रूल कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसको ओवरऑल रेगुलेट कौन कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम कि आपके पॉलिटिकल लेक्चर जो पॉलिटिकल पावर्स हैं और आपके जो कमर्शियल पावर्स हैं उन दोनों को डिफरेंट कर दिया गया है। एक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया है, एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया है। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बी से याद रखो ब्रिटिश, तो ये क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी कमर्शियल, तो ये कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से हमने देखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कंट्रोल कर रही है। तो पर एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा। अभी एक्ट क्या कह रहा है, कंटिन्यू करो अपना रूल इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि तुम रूल कंटिन्यू कर रहे हो लेकिन किसके बिहाफ पे, ब्रिटिशर्स के हिसाब पे, क्योंकि जो टेरिटरीज है वो ब्रिटिश की है, कहाँ पे है, इंडिया में है। It continued the company's trade monopoly for another 20 years। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में वो 20 साल तक और चलती रहेगी, यानी कि कंपनी इकलौती ट्रेडिंग कंपनी होगी जो कि इंडिया का सामान बेचेगी, इंडिया से सामान बेचेगी, जिससे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती है। किसी और कंपनी को इस तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। The act established that acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of crown and not in its own right। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि हमारे इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था।
इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं। एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी बाय द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन, यानी कि क्राउन का कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि ब्रिटिश पर्सन, कोई भी ब्रिटिश पर्सन अगर किसी तरह की सॉवरेनिटी हासिल करता है, यानी किसी भी तरह की लैंड यानी कि टेरिटरी हासिल कर लेता है इंडिया में, देन दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। तो वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिटेन के किंग को, क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द मोनार्की एंड नॉट इन इट्स ओन राइट। तो अगर वो कोई टेरिटरी को, किसी सॉवरेनिटी को जीत भी लेता है, तो वो उस टेरिटरी का राजा नहीं बनेगा, वो उस टेरिटरी का नोबल नहीं बनेगा, वो सारा का वो एम्प्लॉय ही रहेगा। वो जो टेरिटरी है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को चली जाएगी। तो यहाँ पे इस एक्ट ने क्लियर कट बता दिया कि तुम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम कोई जंग जीत जाते हो, अगर तुम कोई एरिया जीत जाते हो, अगर तुम्हें कोई लैंड मिल जाती है, कोई पोर्ट मिल जाती है, कोई विलेज मिल जाता है, तो डायरेक्टली वो क्राउन का है। तुम वहां पे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हो, यू आर डूइंग दैट ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। So it clearly stated that the company's political functions were on behalf of the British government. तो इसका मतलब कंपनी कुछ भी अगर पॉलिटिकल काम करती है, किसी भी तरह की पॉलिटिकल जमीन एक्वायर करती है, कुछ भी करती है, देन दैट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है ये एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी वाली। नेक्स्ट आता है, द कंपनीज डिविडेंड वर अलाउड टू बी रेज टू 10%। इसके बाद कंपनी के कुछ फायदे वाली बातें हो गई कि जो कंपनी का डिविडेंड था उसको 10% बढ़ा दिया गया। तो डिविडेंड क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये कंपनी थी, तो कंपनी कैसे कर रही है, शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स नॉर्मली होते हैं। वैसे तो शेयर्स के भी कई टाइप्स होते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेसिक बात कर रहे हैं, तो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करे। इसके अंदर कंपनी ओनरशिप को बेचती है। तो जैसे आप रिलायंस का अगर एक शेयर ले लेते हो, तो आप भी रिलायंस के मालिक हो गए, लेकिन कितने पार्ट के मालिक, उस एक शेयर के मालिक। अब उस एक शेयर की वैल्यू हो सकता है 0.0000001% हो, तो आप इतने हिस्से के मालिक हो गए। इसीलिए जो सपोज करो कोई अंबानीज हैं, तो उनके पास हो सकता है 50% जितने शेयर हो, वो 50% के अगर मालिक है, तो उनके पास इतने 50,000 शेयर हो, 1 लाख शेयर हो। तो इस तरीके से शेयर्स में बढ़ जाता है। तो अब ये जो इक्विटी है ये बट गई, अब ओनरशिप चली गई लोगों के पास, जिसने इसके शेयर्स खरीदे। अब उनको ओनरशिप के बाद प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। तो अब आपको क्या मिलता है शेयर के ऊपर, आपको शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो उसे डिविडेंड कहते हैं। तो सपोज करो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ में से आपका हिस्सा इतना था 0.0001, तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, वो आपका डिविडेंड हो गया। तो जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी बनाने के बाद, तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं उसके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिसीव हो जाता है, तो उसी चीज को हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड था उसको 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी इसका मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, इसीलिए जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको भी बढ़ा के 10% बढ़ा दिया गया। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि जितना भी प्रॉफिट कमाया सारा का सारा शेयर होल्डर्स में बांट दो, क्योंकि कंपनी के केस में जो बोर्ड होता है उसकी मर्जी होती है कि उसको कितना लग रहा है कि बांटना चाहिए। सपोज करो 1 करोड़ कमाया, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ आप नहीं बांटोगे। 1 करोड़ में से पहले तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, 1 करोड़ आपका प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब उसमें से आपने सारे खर्चे, एम्प्लॉयज की सैलरी, कोई परचेजिंग वगैरह वो सब हो चुकी है। अब आपके पास नेट प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ बचा। अब इसके अंदर से हो सकता है आपने कुछ पैसा री इन्वेस्ट करना हो, कोई नया एसेट खरीदना हो, कोई नई जमीन खरीदनी हो, कोई नई मशीन लगानी हो, तो इसीलिए आप उसमें से सपोज करो 10 लाख रुपए अपने पास रख लेते हो कि ठीक है ये हमें जरूरत पड़ सकती है, री इन्वेस्टमेंट के लिए पता पड़ सकती है, किसी भी और चीज के लिए। सपोज करो कोरोना की तरह कोई कंटीजेंसी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हमें 10 लाख रुपए अलग से रखने हैं कि उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बैलेंस जो 90 लाख है उसी को आप बांटोगे। इसीलिए जो ये अब बट रहा है इसको बढ़ा दिया। तो मतलब सपोज करो कि पहले 90 लाख बन रहा था, तो उसको 10% और बढ़ा दिया, तो अब 99 लाख बन रहा है। तो इस तरह से कंपनी के डिविडेंड्स को 10% बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो जो शेयर होल्डर्स है, जिन जिन के पास कंपनी के शेयर है, मालिकाना हक है, उन सबकी इनकम 10-10% बढ़ गई। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन मोर पावर्स। गवर्नर जनरल हमने पहले ही देखा था कि बहुत ज्यादा पावर्स उसकी बढ़ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दुखी भी है, क्योंकि उसको कंपनी के हक और ब्रिटेन गवर्नमेंट दोनों को टैकल करना पड़ रहा है। He could override his council decision under circumstances, और कुछ circumstances के अंदर वो काउंसिल जो उसकी कह रही है उसकी बात ना भी माने तो भी चल जाता था, और वो उसको ओवरराइड कर सकता था। ये चीज भी हमने देखी थी पिछली बार भी, क्योंकि वीटो पावर उसको मिल चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वो ओवरराइड कर सकता था। लेकिन वीटो पावर में मैंने जैसे आपको पिज्जा का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको घर वाले कह दें कि हाँ तू पिज्जा मंगवा ले, तेरे पास फुल अथॉरिटी है, तूने कौन सा मंगवाना है, तो अगर आप बिना पूछे सबसे ऑर्डर कर देते हो तो कह देंगे तूने आर्बिट्रेरी फैसला लिया, तूने अपनी मर्जी से फैसला लिया। लेकिन अगर आप सबसे पूछते हो लेकिन सबकी किसी बात पे सहमति नहीं बनती, उसके बाद आप अपनी मर्जी से मंगवा लेते हो, तो किसको जो जिसकी फेवर का आ गया
तो सपोज करो 4 बंदे थे, 1 2 3 4, इन्होंने कहा मोज़रेला खाना है, और इन दोनों ने कहा कि हमें कोई भी और खाना है, पनीर टिक्का पिज्जा खाना है। ठीक है, तो अब आपने पनीर टिक्का पिज्जा मंगवा लिया, तो अब ये 1 और 2 जो है ये आपसे नाराज होंगे कि तुमने 3 और 4 की बात मानी। सो आप दोनों तरह से फंस गए हो। तो हमने ये चीज देखी थी ऑलरेडी। तो वीटो पावर के अंदर ये नुकसान हो रहा था कि अगर तो वो डायरेक्टली आप अपनी मर्जी से आपने कोई भी मिक्स वेज मंगवा लिया सपोज करो, तो उसके अंदर दोनों ही नाराज हो गए कि तुमने हमसे पूछा ही नहीं, आर्बिट्रेरी फैसला ले लिया। अब आपने एक दोनों की बात सुन के मंगवाया तो भी क्योंकि सहमति नहीं बनती। He was also given authority over the governors of Madras and Bombay। तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मद्रास और बॉम्बे के ऊपर जो अथॉरिटी थी वो और ज्यादा बढ़ गई गवर्नर जनरल की पिछले एक्ट के मुकाबले भी। When the Governor General was present in Madras or Bombay, he would supersede in authority over the governors of Madras and Bombay। तो अब इस एक्ट के अंदर एक जो नई चीज हुई वो ये थी कि अब अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मद्रास या बॉम्बे के अंदर भी है तो भी ही इज सीनियर टू बोथ ऑफ देम। सो अगर ये कहीं और आ रहा है, जैसे सपोज करो प्रेसिडेंट अगर पंजाब में जा रहे हैं तो पंजाब के गवर्नर से उनका ऊपर स्टेटस होगा। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, एक बंदा बाहर से आ रहा है लेकिन उसका स्टेटस जो है वहां के लोकल वाले गवर्नर से ज्यादा है, तो जी जी हमेशा पहले बैठेगा। और अगर सपोज करो ये मद्रास है तो उसके बाद गवर्नर ऑफ मद्रास बैठेगा। तो फर्स्ट रैंक इसका हो गया, सेकंड रैंक इसका हुआ। तो इससे हमें एक और ज्यादा डिस्टिंक्शन देखने को मिली, एक और ज्यादा फर्क आ गया दोनों के स्टेच्योर में, स्टेटस में। In the Governor General's absence from Bengal, he could appoint vice president from among the civilian members of his council। तो अगेन काउंसिल के अंदर हमने देखा था एक मिलिट्री पर्सन भी है, तो मिलिट्री पर्सन को आप नहीं लगा सकते, लेकिन जो सिविलियन पर्सन हैं उनमें से आप किसको कह सकते हो कि मेरी एब्सेंस के अंदर बंगाल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की तरह तुम एक्ट करोगे और सारा कार्यभार संभालोगे। एक नई पावर इसको मिल गई। तो अब आपको यहाँ पे एक और चीज समझनी है, प्यूनी का कंसेप्ट। तो ये PUISNE, इसको प्रोनाउंस प्यूनी करते हैं हम। तो आज की डेट में भी इंडिया में यूज होता है प्यूनी का कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। तो अगर आपने इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखा होगा, उसके अंदर क्वेश्चंस भी कई बार आए हैं यूपीएससी के पास्ट पेपर्स में। उसके अंदर रैंक लिस्ट है कि सबसे ऊपर जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आएगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएगा, और आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे। तो ये सब चीजें हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में मिलती है कि आपका रैंक कहाँ पे आएगा। तो उसके अंदर हाई कोर्ट जजेस भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी होते हैं, तो वहां पे प्यूनी का कंसेप्ट आता है। सो प्यूनी का क्या मतलब होता है, प्यूनी जब आप हाई कोर्ट जजेस की बात करो, सपोज करो प्यूनी जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो उसका मतलब हुआ कि नॉन चीफ जस्टिस। क्योंकि हमें पता है हाई कोर्ट में सपोज करो कि 10 अदर जजेस है और एक चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस का स्टेटस अपने आप में हायर हो गया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। तो इस केस में प्यूनी जजेस हम इनको कह रहे हैं। तो जो उस स्पेशल पर्सन के अलावा वाले पर्सन होते हैं उन सबको मिला के प्यूनी कहा जाता है। तो इसीलिए प्यूनी जजेस। तो इसी केस में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अब गवर्नर जनरल्स की बात हो रही है, तो गवर्नर जनरल एंड प्यूनी गवर्नर्स अगर तीनों इकट्ठे बैठे हैं तो प्यूनी गवर्नर। तो प्यूनी गवर्नर के अंदर दोनों आ जाएंगे, मद्रास वाला भी वो वाला भी। तो डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि यू आर सबऑर्डिनेट, यू आर जूनियर टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके साथ ही आपको प्यूनी का कंसेप्ट भी समझा दूं। तो प्यूनी जस्टिस कौन हो गया या प्यूनी जजेस कौन हो गया, जो कि ऑर्डिनरी जज है या लेसर रैंक वाला जज है उस पर्टिकुलर कोर्ट का। तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर अगर हाई कोर्ट है तो चीफ जस्टिस से नीचे वाले हो गए, सुप्रीम कोर्ट है तो अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नीचे वाले हो गए। नेक्स्ट आते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल चेंज। तो जो हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा था, बी से याद किया था ब्रिटिश, यानी कि गवर्नमेंट को शो कर रहा है। It was to have a president and 2 junior members who were not necessarily the member of the Privy Council। तब Privy Council के members ना हो तब भी काम चल जाता है। The salaries of the staff and the board of control were to be charged on the company। अब कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ आ गया कि कंपनी के एक्सपेंडिचर के अंदर अब आपको जो सैलरीज हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और स्टाफ की, अगर उनको पीएन चाहिए, कोई टाइपिंग वाला बंदा चाहिए, या कोई लिखने के लिए बंदा चाहिए, कोई कागज पत्र चाहिए, तो जो भी खर्चे हैं, जो सैलरीज हैं, वो सारे के सारे अब कंपनी पे करेगी। तो देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन खर्चा कंपनी दे रही है। तो अगेन जो अथॉरिटी है ब्रिटिश क्राउन की वो इंक्रीज हो रही है। After all the expenses, the company had to pay British government 5 lakh from the entire Indian revenue annually। और इसके अलावा 5 लाख एनुअली भी पेमेंट करनी पड़ रही थी। सो 5 लाख एनुअल पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है आपको सारे खर्चे निकालने के बाद। तो अब आप सपोज करो 1 करोड़ का अगेन हम प्रॉफिट ले लेते हैं, 1 करोड़ का आपको प्रॉफिट हो गया। और नहीं, 1 करोड़ तो वैसे ज्यादा हम कह रहे हैं क्योंकि 5 लाख उस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो आप सपोज करो चलो 1 करोड़ के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो 1 करोड़ आपका प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आपने खर्चे खुर्चे निकाल दिए, उसके बाद आपने ब्रिटिश जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी भी सैलरियां सूलरियां दे दी, उसके बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचा उसमें से आपको 5 लाख और निकालना पड़ेगा, जो कि
इंडियन रेवेन्यू से आपने कलेक्ट किया था और वो आपको ब्रिटिश क्राउन को देना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट में से आप कुछ हिस्सा रखोगे री इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए और कुछ हिस्सा जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज अ प्रॉफिट, एज डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स। उस डिविडेंड के अंदर आप 10% इंक्रीज कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर बार्ड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन। इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी का ऑफिशियल है जो कि सीनियर हो चुका है अपने आप में, तो वो इंडिया को नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसको रॉयल परमिशन नहीं मिलेगी। अगर वो बिना परमिशन के इंडिया से बाहर जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया और उसकी जो नौकरी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। The company was granted the authority to grant licenses to individuals and company employees to carry on trade in India. अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कंपनी को ये अथॉरिटी दे दी कि ठीक है तुम लाइसेंस दे सकते हो कि तुम्हारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कोई भी और पर्सन इंडिया से ट्रेड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंडिया से किसी और कंट्री में भी ट्रेड कर सकते हो। तो इंडिया से सामान आप किसी और कंट्री में बेच रहे हो। इस चीज को कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज कहा जाता था। तो इस चीज का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह के ट्रेड को प्रिविलेज ट्रेड या कंट्री ट्रेड कहा जाता था। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई, ओपीएम चाइना में बेचा जाने लगा। तो लोग क्या करते थे, कंपनी के एम्प्लॉइज या इंडिविजुअल्स वो इंडिया के अंदर ओपीएम प्रोक्योर करते थे, उगाते थे और उसके बाद उसको लाइसेंस लेते थे और लाइसेंस से चाइना में एक्सपोर्ट कर देते थे। तो अल्टीमेटली ब्रिटेन कहीं पे आ ही नहीं रहा। तो एक किस्म से अगर हम आज की डेट में देखें तो इंडिया चाइना को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है ओपीएम यानी कि अफीम। तो ऐसा लगेगा कि इंडियंस अफीम बेच रहे हैं, पर असल में कौन बेच रहा है, कंपनी बेच रही है। कंपनी को इसमें ब्रिटिश पूरा एक्सक्लूड हो गया। डायरेक्टली आप लाइसेंस देते हो और वो बंदा चाइना में जाके अपना सामान बेच सकता है, किसी भी और कंट्री में जाके सामान बेच सकता है। The act separated the revenue administration and the judiciary functions of the company, leading to the disappearance of माल अदालत revenue courts। तो इसके अलावा कंपनी ने खुद के लिए एक रेवेन्यू कोर्ट बना रखी थी, माल अदालत बना रखी थी। तो कोई भी अगर रेवेन्यू से मैटर रिलेटेड मैटर है, कोई भी कमाई के रिलेटेड मैटर है, तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए, लेकिन उस चीज को भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और जो एक्ट था उसके अंदर ये हो गया कि आपका जो रेवेन्यू वाला काम है और जो जुडिशियल फंक्शंस है कंपनी के, वो दोनों सेपरेट होंगे। तो इससे जो माल अदालत थी या रेवेन्यू कोर्ट्स थी वो एबॉलिश हो गई। सो दीज वर द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एंड अगेन हम देख रहे हैं कि कंपनी के ऊपर ग्रिप जो है वो टाइटन होती जा रही है और कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सक कर रही है और पैसे भी सक कर रही है। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स से अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं। तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं और आप अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हो, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पर बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो।
6 पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अनअकैडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो उड़ीसा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो। जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली आप अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।